गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट एंड वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। तो चलिए आज की क्लास जो है स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग 11th क्लास का चैप्टर नंबर जो है 5 पढ़ रहे थे। ठीक है, 11th क्लास चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर जो है 5, ठीक है, गति के जो है नियम ये पढ़ रहे थे। तो इसमें मैं बता दिया था आपका न्यूटन की गति का प्रथम नियम, न्यूटन की गति का जो है द्वितीय नियम भी जो है बता दिया हूँ। अब हम जो है आगे चलते हैं न्यूटन के गति का तृतीय नियम। न्यूटन के गति का, हाँ बताइए, तृतीय नियम। ठीक है, तो न्यूटन की गति का जो है तृतीय नियम क्या होता है? न्यूटन की गति का तृतीय नियम यह है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया बल लगती है। ये न्यूटन की गति का जो है तृतीय नियम है। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के लिए हम देखें तो मान लेते हैं एक टेबल है, इस टेबल पर जो है एक बुक रखी हुई है या कोई वस्तु रखी हुई है। ठीक है, ये मान लेते हैं कोई वस्तु है। अब इस वस्तु के द्वारा जो है इस पर टेबल पर एक जो है बल लगाया जा रहा है। मान लो वस्तु जो है 1 है और ये 2 है, तो इस पर जो बल लगाया जा रहा है तो ये आपका हो जाएगा F12। और इसके विपरीत जो है एक प्रतिक्रिया जो है बल लग रही है आपका ऊपर की ओर, एक प्रतिक्रिया बल लग रही है ऊपर की ओर, ये हो जाएगा आपका जो है F21। ठीक, मतलब इस बुक के द्वारा जो लगाया गया जो बल है वो आपका जो है F12 है, और इस टेबल के द्वारा जो लगाया गया जो बल है वो ऊपर की ओर लगेगा, वो F जो है 21 होगा। क्लियर है यहाँ तक? अब चूंकि दोनों बल जो है बराबर हैं लेकिन विपरीत हैं, है ना, इसलिए हम इसको कह सकते हैं F12 बराबर माइनस में F21। क्लियर है? तो यही आपका जो है न्यूटन के गति का जो है तृतीय नियम है ना। तो इसमें क्या है, न्यूटन की गति का तृतीय नियम क्या बोलता है? प्रत्येक जो है क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया बल लगती है। ठीक है, तो इसको जो है आप याद रखिएगा। इसका एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं कि जैसे आप जो है मान लो जो है कुआं है, कुएं में जो है आप बाल्टी डाल के जो है पानी निकालते हो, है ना। मान लो ये बाल्टी है ये, ठीक, अब इससे जो है पकड़ के कोई रस्सी से जो है ये बंधा हुआ है। तो यहाँ पर जो है आप जो है इस पर जो क्रिया बल लगा रहे हो, खींचने का काम कर रहे हो, मतलब क्रिया बल लगा रहे हो। ठीक, और ये बाल्टी के द्वारा जो है एक प्रतिक्रिया बल जो है लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्रिया बल और बाल्टी के द्वारा, मतलब यहाँ पर जो है बाल्टी को जो है पृथ्वी के गुरुत्व के कारण नीचे की ओर जो खींचेगा वो, तो जिसके कारण से क्या होगा, एक जो है प्रतिक्रिया जो है बल लगेगी। तो ये दोनों बल क्या होंगे, बराबर होंगे लेकिन विपरीत डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, इसी कारण से क्या है, ये दोनों बल विपरीत डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, अब अगर सपोज ये कीजिए कि अगर इस बीच से जो है रस्सी को ऐसे जो है काट दीजिए, रस्सी को काट दोगे क्या हो जाएगा, आपका प्रतिक्रिया बल जो है शून्य हो जाएगा, है ना। प्रतिक्रिया बल शून्य हो गया मतलब कि क्या हो गया, केवल क्रिया बल लगेगा। तो क्रिया बल लगेगा तो आप जितने जो है बल से उसको खींच रहे हो, है ना, उतने ही जो है आप फोर्स के साथ जो है आप नीचे गिर जाओगे। समझ में आ रहा है कि जब आप बाल्टी को खींच रहे हो तो क्रिया बल लग रहा है और एक प्रतिक्रिया बल बाल्टी के द्वारा लग रही है। ठीक है, इस कारण से क्या है, समंजन जो है बना रहता है, बैलेंस बना रहता है। क्लियर? लेकिन जैसे ही अगर आप रस्सी को जो है बीच से जो है काट दो तो यहाँ पर प्रतिक्रिया बल जो है शून्य हो जाता है। प्रतिक्रिया बल क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। केवल क्या है, क्रिया बल, केवल क्या है, क्रिया बल बस लगेगा।
तो क्रिया बल लगेगा तो आप जो व्यक्ति जो है ना रस्सी को खींच रहा है वो क्या है, गिर जाएगा पीछे की ओर। समझ में आ रहा है? तो ये आपका जो है न्यूटन की गति का जो है आपका तृतीय जो है नियम है। प्रत्येक क्रिया के बराबर जो है विपरीत प्रतिक्रिया बल लगती है। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया? ये आ गया ना? हाँ, तो न्यूटन की गति का जो है तृतीय नियम है ना, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया बल लगती है। अब ये जो है हमारे क्या है डेली लाइफ में भी जो है एकदम जो है सूट करता है। आप देखे होंगे है ना, किसी का अगर एक झापड़ मारोगे तो निस्संदेह आप भी एक झापड़ खाओगे। तो यहाँ पर क्रिया आपने एक्शन किया है ना, उसके फलस्वरूप आपको जो है प्रतिक्रिया भी मिली। ठीक, तो बराबर हो जाता है ना। तो यहाँ पे न्यूटन की गति का जो तृतीय नियम है वो हमारे जो है जीवन में भी जो है काम आता है ना। लाइफ टाइम आसपास जो भी घटनाएं होती रही है वो आप जो है देख ही रहे हो। तो प्रत्येक क्रिया के बराबर जो है विपरीत प्रतिक्रिया। आप जैसा जो है क्रिया करोगे, सामने वाले के लिए जैसा रेस्पॉन्स दोगे, सामने वाला भी वैसे ही जो है आपको जो है रेस्पॉन्स देगा। ठीक, चलिए अब हम आगे देखें तो आवेग। आवेग क्या होता है? संवेग हम लोग पढ़ लिए थे, अब हम देख रहे हैं आवेग। तो आवेग क्या चीज है? आवेग जे बराबर होता है बल गुणित जो है समय अंतराल। बल गुणित जो है समय अंतराल के गुणनफल को आवेग कहते हैं। ठीक है, आवेग को जे से प्रदर्शित कर रहे हैं तो आवेग बराबर क्या हो रहा है? बल गुणित जो है समय अंतराल। बल गुणित समय अंतराल के गुणनफल को हम क्या बोल रहे हैं? आवेग बोल रहे हैं। ठीक, तो इसको जो है याद रखिएगा। या फिर इसमें ये आवेग जो है आपका समय अंतराल के जो है समानुपाती है। मतलब कि समय जो है जितना लगेगा बल आवेग का मान भी उतना ही अधिक होगा। ठीक, तो आवेग बराबर क्या हो रहा है? बल गुणित जो है समय अंतराल। आवेग जो है समय अंतराल से क्या है डायरेक्ट जो है समानुपाती है। मतलब समय अंतराल का मान जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आवेग का मान भी जो है बढ़ेगा। ठीक है, अब इसको जो है हम अगर ऐसा कर दें, इस समय अंतराल को इधर ट्रांसफर कर दें, पक्षांतर कर देते हो जाएगा जे बटे क्या हो जाएगा? डेल टी बराबर हो जाएगा आपका जो है एफ, या एफ बराबर हो जाएगा जे बटे जो है डेल टी। ठीक है, ये मान। तो इसका मतलब क्या समझ रहे हो? बल और समय अंतराल है ना, ये एक दूसरे से व्युत्क्रमानुपाती जो है संबंध है। इसमें व्युत्क्रमानुपाती का संबंध का मतलब क्या समझ रहे हो? अगर समय का मान जैसे जैसे बढ़ते जाएगा बल का मान जो है कम होते जाएगा। ठीक है, अगर समय जो है कम है तो बल अधिक होगा, अगर समय ज्यादा लग रहा है तो बल क्या होगा? कम होगा, है ना। समय का मान अगर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? बल का मान कम होगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती संबंध है इसमें, है ना। ये क्या है? व्युत्क्रमानुपाती जो है संबंध है। तो समय के मान को बढ़ाएंगे तो बल का मान कम होगा, और समय का मान है जहां कम होगा वहां पे बल का मान अधिक होगा। समझ में आ रहा है? तो इसका एग्जाम्पल क्या है? तो मैं बता रहा था, हाँ, आवेग के बारे में बता रहा था। आवेग जे बराबर होता है बल गुणित जो है समय अंतराल, है ना। मतलब समय अंतराल जितना अधिक होगा आवेग का मान भी उतना ही अधिक होगा। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा पक्षांतर कर दें, डेल टी को इधर लाए तो जे बटे क्या हो जाएगा? डेल टी बराबर क्या हो जाएगा? एफ, है ना। साइड चेंज कर दे तो एफ बराबर क्या हो जाएगा? जे बटे जो है डेल टी। इसका मतलब क्या है? बल जो है एफ जो है डेल टी के साथ व्युत्क्रमानुपाती संबंध बताता है ना। बल जो है डेल टी के साथ व्युत्क्रमानुपाती का जो है संबंध जो है प्रदर्शित करता है। क्लियर है? याद है? इसका मतलब क्या समझ रहे हो? व्युत्क्रमानुपाती का मतलब अगर डेल टी का मान जो है जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे बल का मान वैसे वैसे जो है कम होते जाएगा।
क्लियर है? मतलब एक लाइन में याद रखना है, अगर डेल्टा टी का मान अगर अधिक है तो बल का मान कम होगा, और अगर डेल्टा टी का मान कम है तो बल का मान क्या होगा? अधिक होगा। क्लियर है? ये संबंध अब हम देखते हैं, जैसे कि उदाहरण, इसका एग्जाम्पल अगर देखें तो एग्जाम्पल में ये है कि मैं है ना क्रिकेट खेल के बारे में बता रहा था। तो अगर कोई बैट्समैन जब बॉल को हिट करता है ना, और किसी फील्डर के पास वो जो है बॉल जो है ऊपर जो है ऊपर से अगर जा रहा है, उड़ते हुए जा रहा है, तो फील्डर जो है उस बॉल को कैच करने से पहले, है ना, कैच करने से पहले अपने हाथ को थोड़ा जो है पीछे ले लेता है, हाथ को जो है पीछे ले लेता है। तो प्रश्न यही आता है कि फील्डर हाथ को जो है पीछे क्यों लेता है? तो हम इस फार्मूला से बताएंगे कि बल और जो है समय अंतराल जो है दोनों एक दूसरे के विक्रमानुपाती होता है। तो जैसे ही जो है फील्डर जो है हाथ को जो है पीछे लेता है कैच करने के लिए, तो समय का मान बढ़ जाता है, समय का मान बढ़ जाता है, जिसके कारण से जो है फील्डर को चोट नहीं पहुंचती। ठीक है, और बड़ी आसानी के साथ वो कैच ले लेता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर वही समय का मान कम कर दो, मगर अगर जो बॉल उधर से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है, आप जो है हाथ को ऐसे करने के बजाय ऐसे ले लो आप, तो क्या होगा? वैसे में पूरा दिक्कत हो जाएगा, आपका उंगली निकल जाएगा, है ना, मतलब आपके जो है उंगली को जो है चोट लग सकती है। समझ में आ रहा है कि उंगली जो है कट सकता है। तो ये याद रखिएगा आप लोग। तो समय का जो है मान अगर बढ़ेगा, समय का मान बढ़ेगा मतलब अधिक होगा, तो बल का मान क्या हो जाएगा? कम होगा। इसीलिए फील्डर जो है अपने हाथ को पीछे कर लेता है। पीछे करने का मतलब है समय को बढ़ा रहा है, समय का मान बढ़ा रहा है। तो बॉल के द्वारा जो हाथ को जो हिट करेगा, जो बल लगाएगा, उसका मान क्या होगा? कम होगा। और जब कम होगा तो हाथ को जो है चोट नहीं पहुंचेगी, ठीक है, या हल्का सा रहेगा। और अगर आप इसी को जो है समय को बढ़ा दो, ऐसे ले रहे हो अगर आप, तो फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो आपके हाथ को जो है, उंगलियों को जो है चोट लग सकती है, उंगलियां कट सकती है, ठीक है। तो कैच लेते समय सावधानी जो है रखी जाती है। इसीलिए कैच के लिए जो है नियम है ना, जब भी कैच ले तो थोड़ा सा पीछे ले, टाइम लेके ले, ताकि जो है उंगलियों को जो है चोट ना लगे या ना पहुंचे। समझ में आ रहा है? क्या बहुत खतरनाक हो सकता है ये गेम जो है, तो याद रखना है आपको। जैसे कि घरों में जो है कोई कांच का बर्तन है, कांच का बर्तन, ठीक है, कांच का बर्तन है या चीनी का कोई कप है, इस प्रकार से अगर वो अचानक जो है ठोस धरातल पे या ठोस जो है समतल जगह पे अगर वो गिर जाए, तो उसके टूटने का जो है पूरा चांस रहता है, मतलब टूट जाता है वो। समझ में आ रहा है कि जैसे कि क्या है, अगर कांच का कप है, मान लो जो है कांच का जो है कप है, ठीक है, कांच का कप है, और अगर वो आपके हाथ से जो है छूट गया और मान लो टाइल्स का घर है, टाइल्स का घर है मतलब कि टाइल्स मतलब नीचे जो सतह क्या है, ठोस है, और एक कप जो है छूट गया आपके हाथ से, तो इसका क्या होगा, है ना, पूरा कहाँ जाएगा इसका जो है ना, एक एक पीस पता नहीं चलेगा। समझ में आ रही? तो क्योंकि यहाँ पे जैसी जो है ये कप जो है नीचे जो है धरातल पे जो है स्पर्श किया, मतलब ठोस सतह पे स्पर्श किया, मतलब कि क्या हो गया, इसके डेल्टा का मान एकदम कम हो गया। डेल्टा का मान कम मतलब तुरंत जो है धरातल को जो टच किया, इसलिए बल का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और बल के मान बढ़ने से की वजह से क्या है, ये कप जो है टूट जाएगा, बिखर जाएगा। क्लियर है? अब इसी कप को किसी गद्दे में गिरा दो आप, इसी कप को किसी गद्दे में गिराओगे तो गद्दा क्या होता है भाई, है ना, गद्दा जो है ठोस नहीं रहता है, ठीक। तो कप को जब गद्दे में गिराओगे तो क्या होगा, मान लो किसी गद्दे में आप गिरा रहे हो कप को, तो कप जैसी गद्दे में गिरेगा तो ये जो गद्दा थोड़ा सा जो है नीचे की ओर जाएगा। नीचे जाएगा मतलब क्या है, समय ले रहा है, समय ले रहा है मतलब समय टी का मान बढ़ रहा है, और बढ़ रहा है तो बल का मान क्या होगा, कम होगा। इसलिए जो है अगर कप जो है या कांच का कोई बर्तन है
वो किसी गद्दे में अगर गिर जाता है तो उसको जो है क्षति नहीं पहुंचती है। समझ में आ रही है? या फिर जो है किसी जो है मतलब ठोस सतह के जगह में, ठोस सतह की जगह में कोई कमजोर सतह है ना, वहां पर अगर गिरे तब भी ये सुरक्षित जो है कब जो है हो सकता है। ठीक, वो जो है सतह जो है अपना जो है ठोस नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कोई आपका कोई मिट्टी का ढेर है ना, मिट्टी का ढेर है, मान लो मिट्टी के ढेर में अगर आप जैसे गिराते हो तो मिट्टी का जो ढेर है वो पत्थर वगैरह से जो है उसकी तुलना में जो है कम कठोर होता है, कम कठोर होता है। तो वहां पे जो है वहां पे कब जैसे गिरेगा तो मिट्टी के ढेर में गिरेगा तो वहां पर भी थोड़ा सा टाइम लेगा, और टाइम लेगा मतलब टाइम का मान बढ़ रहा है तो बल का मान क्या होगा, कम होगा। ठीक, अब मान लेते हैं कोई नेट है, कोई नेट या जाली, उस पर अगर आप गिराओगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कप को, है ना, क्योंकि वहां पर भी जो है नेट या जाली में भी गिरने के बाद कप जो है जाली में थोड़ा सा ऐसे नीचे तरफ आएगा। नीचे तरफ आ रहा है मतलब क्या है, समय ले रहा है, वो तुरंत जो है विराम अवस्था में नहीं आ रहा है, उसको विराम अवस्था में आने के लिए क्या है, थोड़ा टाइम लग रहा है। तो टाइम लग रहा है इसलिए क्या है, बल का मान क्या होगा, कम होगा, और कम होगा तो ये कप जो है सुरक्षित रहेगा। समझ में आ रहा है कि? तो ये है आपका जो है बल और जो समय अंतराल में व्युत्क्रमानुपाती। तो ये आपका जो है आवेग समझ में आया, आवेग बराबर होता है बल गुणित जो है समय अंतराल। तो आवेग जो है डायरेक्ट जो है समय अंतराल से जो है इसके समानुपाती होता है, मतलब समय का मान बढ़ाते जाएंगे तो आवेग का मान भी जो है बढ़ते जाएगा। लेकिन जो बल है वो समय अंतराल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब आप समय के मान को बढ़ाओगे तो बल का मान कम होगा, और समय के मान को कम करोगे तो बल का मान बढ़ेगा। क्लियर है? चलिए, ये हो गया। जैसे कि एक और एग्जांपल मैं बता देता हूं आपको। जैसे मान लेते हैं ये छत है, ये घर का जो है छत है, और यहाँ पे छत के नीचे मतलब घर के पास छत के नीचे जो है यहाँ पर रेत का जो है ढेर लगा हुआ है। रेत है, मान लो रेत का जो है ढेर है, तो यहां से अगर आप रेत पर जो जंप करोगे, है ना, यहां से छत से जो है रेत पर जब जंप करोगे तो आपको जो है चोट नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? कि जैसे ही आप जो है रेत पर जंप करते हो तो आपका जो पैर है, पैर जो है तुरंत विरामावस्था में नहीं आएगा, तुरंत जो है स्थिर नहीं होगा पैर, उसको पैर को स्थिर होने के लिए टाइम लगेगा, है ना, और टाइम लगेगा मतलब आपका पैर जो है धीरे धीरे जो है रेत के जो है अंदर जो है धसेगा। धसेगा मतलब कि आपका पैर जो है तुरंत स्थिर नहीं हो रहा है, तुरंत विराम अवस्था में नहीं आ रहा है, इसलिए क्या है, आपको जो है चोट नहीं लगेगी। क्लियर है यहां तक? लेकिन आप छत से जो है रेत के बजाय किसी सड़क में जो है जंप कर दो, है ना, सड़क में जंप कर दो, या रेत के अलावा जो खाली जगह है, खाली मैदान है, वहां पर जंप करो, तो वहां पे जंप करोगे तो आपका पैर जो है तुरंत विराम अवस्था में आ जाएगा, है ना, वहां पे जंप करोगे तो तुरंत विराम अवस्था में आ जाएगा, और फिर जो है तुरंत विराम अवस्था में आया मतलब समय कम लगा, और समय कम लगा मतलब बल का मान बढ़ गया, और उस स्थिति में आपका पैर टूट सकता है। भाई समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये एग्जाम्पल है। या किसी कीचड़ में आप जंप कर रहे हो, छत से जो है किसी कीचड़ में जंप कर रहे हो, तो कीचड़ में भी जंप करोगे तो भी आपको चोट कम पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि आपका पैर जो है कीचड़ में तुरंत विराम अवस्था में नहीं आएगा, थोड़ा टाइम लेगा। ठीक, कीचड़ में जो है आपका पैर थोड़ा सा धसेगा अंदर की ओर, मतलब टाइम ले रहा है, और टाइम ले रहा है मतलब टाइम का मान, समय का मान बढ़ रहा है, और बढ़ रहा है तो बल का मान क्या होगा, कम होगा। क्लियर है यहां तक? समझ में आया कि नहीं आया भाई? चलिए आ गया ना। अब हम देखते हैं आवेग और जो है संवेग में जो है संबंध। आवेग और संवेग में संबंध, आवेग और संवेग में जो है संबंध। आवेग और संवेग में जो है क्या संबंध होता है, इसको हम देखते हैं।
तो आवेग और संवेग में जो है संबंध देखें तो आवेग बराबर होता है जे बराबर क्या होता है एफ गुणित जो है डेल टी होता है, एफ गुणित जो है डेल टी। मान लेते हैं इसको जो है समीकरण नंबर 1 मान लो, ठीक। अब दूसरा हम देखते हैं न्यूटन के गति के जो है द्वितीय नियम के आधार पर यह है कि संवेग में परिवर्तन की दर जो होता है वो लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहां पर हम F बराबर जो है डेल P बटे जो है डेल T लिख सकते हैं। ये आपका जो है न्यूटन के गति का द्वितीय नियम है। P मतलब क्या है संवेग, संवेग और डेल मतलब परिवर्तन को बता रहा है। तो संवेग में परिवर्तन की दर जो है लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो हम जो है न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के आधार पर इसको ऐसा लिख सकते हैं। हम लोग सीधे किए थे F बराबर जो है m डॉट a, है ना। इसको हम इस रूप में भी ऐसा लिख सकते हैं F बराबर डेल P बटे जो है डेल T। क्लियर है? तो ये है आपका। तो संवेग में परिवर्तन की दर जो है लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो F बराबर होता है डेल P बटे जो है डेल T। अब इसमें हम डेल T को इधर पक्षांतर कर दें तो ये हो जाएगा F क्रॉस डेल T बराबर हो जाएगा डेल P। क्लियर है यहां तक? अब इसको अगर हम साइड को चेंज कर दें तो साइड चेंज करके ये हो जाएगा डेल P बराबर हो जाएगा F क्रॉस जो है डेल T। और ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखो। समीकरण 1 का जो है राइट हैंड साइड बराबर समीकरण 2 का राइट हैंड साइड बराबर है ना। तो हम ले सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, है ना, राइट हैंड साइड बराबर क्या है राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या होगा लेफ्ट हैंड साइड। तो इसका लेफ्ट क्या है जे और इसका लेफ्ट क्या है डेल पी। तो ये दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। मतलब जो है आवेग जो है किसके बराबर होगा संवेग परिवर्तन के बराबर होगा। केवल संवेग नहीं बोलना है, यहाँ संवेग के सामने क्या है डेल का जो चिन्ह है। डेल मतलब क्या है परिवर्तन। ये जहां भी आपको जो मिलेगा मतलब इसका मतलब होता है परिवर्तन। ये परिवर्तन को बताता है ना। तो P क्या है संवेग है। तो संवेग के सामने अगर डेल लग गया मतलब क्या है संवेग में परिवर्तन। क्लियर? तो आवेग जो होगा वो संवेग में परिवर्तन के बराबर होगा। हाँ, अब यहां पर एक चीज और याद रखना है आपको कि संवेग में परिवर्तन की दर नहीं बोलना है ना। संवेग में परिवर्तन की दर नहीं बोलना है क्योंकि दर बराबर क्या हो जाता है समय। दर का मतलब क्या है समय से है। तो यहाँ पर कोई समय नहीं दिखाई दे रहा है आपको, है ना। यहाँ पे टी वगैरह लगा रहता है तो दर बोलते हैं, नीचे में टी का भाग दे दो, ठीक है। यहाँ पे केवल जो है संवेग में परिवर्तन इतना ही बोलना है। तो आवेग जो होता है वो संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। क्लियर? ये हो गया आवेग और संवेग में संबंध। अगर आपसे पूछा जाए तो आप जो है ये फार्मूला लगाएंगे आवेग का। आवेग बराबर होता है ये समीकरण 1 दे देंगे। उसके बाद जो न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से यहाँ पर आप जो लिख सकते हो न्यूटन के गति के द्वितीय जो है नियम से F बराबर डेल P बटे जो है डेल T होता है। तो डेल T को इधर पक्षांतर किए तो F क्रॉस डेल T बराबर डेल P हुआ। अब साइड चेंज कर दिए तो डेल P बराबर F क्रॉस डेल T। अब समीकरण 1 और 2 दोनों के जो है राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी जो है बराबर होंगे। तो इस प्रकार J बराबर क्या हो जाएगा डेल P। मतलब जो आवेग है वो संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। क्लियर? क्लियर हुआ कि नहीं? हो गया ना। चलिए अब आगे देखें, यहां तक हो गया। तो अब संवेग संरक्षण का सिद्धांत। संवेग संरक्षण का जो है सिद्धांत।
तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है भाई? तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत मतलब मान लेते हैं कि जो है किसी कण पे लगने वाला बल एक बराबर अगर 0 है तो उसका जो संवेग होगा वो नियत होगा। संवेग क्या होगा? नियत होगा। संवेग संरक्षण, संरक्षण मतलब कि आपका जो है नियत मान है ना, मतलब उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो अगर मान लेते हैं लगने वाला बल अगर 0 है, किसी कण पे लगने वाला बल का मान 0 है तो उसका संवेग क्या होगा? नियत होगा। क्लियर है? संवेग क्या होगा? नियत होगा। संवेग जानते हैं हम, संवेग p बराबर क्या होता है? m डॉट जो है v, द्रव्यमान गुणित जो है वेग होता है संवेग बराबर। तो अगर किसी कण पे लगने वाला बल का मान अगर 0 है तो उसका संवेग क्या होगा? नियत होगा। ठीक है, मतलब mv का मान जो है नियत रहेगा, बदलेगा नहीं। ठीक, तो मान लेते हैं पहला जो है एक कण के लिए देखते हैं। एक कण के लिए तो यहां पर हम न्यूटन के जो है द्वितीय नियम से, न्यूटन के द्वितीय जो है नियम से, ठीक है, मान लो यहां पर F बराबर अगर 0 है तो न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से होता है F आपका जो है डेल P बटे जो है डेल T। अब डेल P बटे जो है डेल T जो है ना, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं dP बटे जो है dt, है ना, अवकलन के फॉर्म में इसको ऐसे लिख सकता हूं। तो इसको लिख देते हैं dP बटे जो है dt। तो ये हो गया आपका जो है न्यूटन की गति का जो है द्वितीय जो है नियम। तो अब हम देखिए एक कण के लिए देख रहे हैं। अब मान लो इसमें बल का मान क्या है? 0 है। बल का मान 0 हो गया, तो 0 हो गया तो क्या हो जाएगा? dP बटे जो है dt बराबर में क्या हो जाएगा? 0। मतलब कि यहाँ पर P क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट मतलब होगा नियत। क्लियर है? यहां पर तो यहां पर P मतलब क्या है? P जो है संवेग है ना। तो यहां पर हमने देखिए संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या बोलता है कि अगर किसी कण पे लगाया गया जो बल का मान अगर 0 है तो उसका संवेग जो है नियत होगा, है ना, संवेग जो है नियत होगा। और संवेग का मान हम जानते हैं, संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणित वेग। तो ये द्रव्यमान गुणित जो है वेग P बराबर ये कांस्टेंट रहेगा, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, मान लेते हैं एक कण पे लगने वाला बल। एक कण के लिए देखें, मान लो कोई कण है तो उस पे लगने वाला जो है बल का मान जो है 0 है, तब जो है न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से F बराबर जो है dP बटे dt। तो यहाँ F बराबर बल का मान 0 हुआ, तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? dP बटे dt बराबर क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब क्या है? P जो है क्या है? कांस्टेंट है या नियत है। ठीक, तो ये हो गया आपका जो है पहला एक कण के लिए। इसी प्रकार आप दो कण के लिए भी निकाल सकते हो, है ना। दो कण के लिए देख लें, दो कण के लिए, तो दो कण के लिए क्या करोगे आप? F बराबर क्या हो जाएगा? d बटे जो है dt। यहां पर मान लो P1 प्लस जो है P2। यहाँ पे स्टार्टिंग में आप लिख सकते हो कि मान लेते हैं कि जो है दो कण है और एक कण का जो है संवेग जो है P1 है और दूसरे कण का संवेग जो है P2 है। ऐसा लिख सकते हो, माना दो कण है, ठीक है, जिसका द्रव्यमान m1 और m2 है, द्रव्यमान m1 m2 है और वेग जो है v1 और v2 है और संवेग जो है p1 और जो है p2 है। ठीक, ये हुआ इतना। तो न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से क्या हो जाएगा? F बराबर हो जाएगा d बटे जो है dt P1 प्लस क्या हो जाएगा? P2। दोनों का जो है संवेग, है ना। यहाँ पे P है और यहाँ एक कण इसमें P लिखे हैं,
यहाँ पे दो कण है तो दोनों कण का संवेग हो जाएगा, तो P1 प्लस जो है P2 हो जाएगा। ठीक, लेकिन इस पर लगने वाला बल का मान क्या है, 0 है। F बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। F बराबर जब 0 हो गया तो ये क्या हो जाएगा भाई, आपका d/dt P1 प्लस जो है P2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। मतलब आप बोल सकते हो P1 प्लस जो है P2 क्या है, नियत है, ठीक है, या कांस्टेंट है। क्लियर? तो ये आपका जो है दो कण के लिए निकाल सकते हो। इसी प्रकार आप n कण के लिए भी निकाल सकते हो। तो n कण के लिए कैसे निकालोगे आप, वही है, माना कि आपका n कण है, ठीक है, जिनका द्रव्यमान m1 m2 m3 mn तक है ना, और उनका वेग जो है, वेग v1 v2 v3 अप टू vn तक है, इस प्रकार से। और उनका संवेग p1 p2 और pn तक है ना। तब हम न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से क्या हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा dp बटे क्या हो जाएगा, dp बटे dt हो जाएगा। अब इसका जो है मान जो है रख दीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे इसको बता रहा हूं, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे इसका जो है देखें, तो ये हो जाएगा आपका F बराबर d बटे जो है dt, इधर हो जाएगा P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस अप टू Pn। अब F बराबर क्या है, 0, लगने वाला बल का मान क्या है, 0 है। तो 0 है तो फिर क्या होगा, ये हो जाएगा d/dt P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस Pn बराबर क्या आ जाएगा, 0। इसका मतलब है आपका P1 प्लस P2 प्लस Pn क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, ठीक है, ये होगा आपका नियत। क्लियर है? तो इस प्रकार हम जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत के आधार पर जो है हम एक कण, दो कण और जो है n कण के लिए जो है निकाल सकते हैं कि उसका जो अगर लगने वाला जो बल का मान अगर 0 हो तो संवेग का मान क्या होगा, नियत होगा, कांस्टेंट होगा। क्लियर है?